तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ तीसरा एक्सपेरिमेंट, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के साथ जब डिस्कशन किया गया था तो वहाँ आपको बताया गया था हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है, हमें क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। आज तीसरा एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको बताऊंगा कि बिना आपके कार्बन डाइऑक्साइड के आप फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग एक छोटा सेटअप ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक पॉटेड प्लांट लेना है। तो आज का टॉपिक है हमारा एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड is necessary for फोटोसिंथेसिस, कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के। तो कैसे इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग करेंगे बच्चों, सबसे पहला स्टेप एज यूजुअल बाकी दो एक्सपेरिमेंट की तरह कि पहले आपको पॉटेड प्लांट लेना है, उसको 3 से 4 दिन के लिए प्लेस कर देना है डार्क रूम में। क्या आप बता सकते हो बच्चों कि इसको डार्क रूम में क्यों प्लेस किया जाता है? यस, ताकि सारा का सारा स्टार्च यूटिलाइज हो जाए। उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको उस प्लांट को, उसके एक लीफ को इसको इस तरीके से बच्चों एक जार में डाल देना है, ठीक है। पत्ते का कुछ हिस्सा जार के अंदर है और इसके अंदर बच्चों भर देना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब देखो बच्चों, जो लीफ का ये हिस्सा जिसके अंदर डिप कर दिया गया है, इस हिस्से में आपको पता है इस हिस्से को सनलाइट मिल रहा है, क्योंकि ग्लास के अंदर से लाइट चला जाता है अंदर, ठीक है। धूप जो होता है वो सनलाइट जो होता है ग्लास के अंदर चला जाता है, उसको पानी भी मिल रहा है, क्लोरोफिल भी है उसके पास। एक चीज़ अवेलेबल नहीं है बच्चों, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एयर तो नहीं जा पाएगा, एयर तो नहीं जा पाएगा इस ग्लास के अंदर से बच्चों। तो इसके अंदर से एयर नहीं आ पाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है। अगर इनकेस गलती से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ होगा भी तो ये जो है ना यहाँ बैठा हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बचे हुए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो भी हल्का फुल्का अगर वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि इस पत्ते को कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल ना रहे स्टूडेंट। तो इस पत्ते में क्लोरोफिल है, इस पत्ते के पास पानी है, इस पत्ते के पास सनलाइट है, और इस बार एक चीज हमने नहीं दिया इसको, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और उस कार्बन डाइऑक्साइड से बचाने के लिए हमने क्या किया बच्चों, इसको एक्वस KOH के साथ डिप कर दिया है, ताकि वो इन केस अगर कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर हो तो सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले। यहां तक आप सब बच्चों को क्लियर होगा। अब बच्चों इस पत्ते को बाहर निकालना है। जैसे कि आप सब पिछले एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं कि हम उसको किसके अंदर डिप करते हैं बच्चों, अल्कोहल और पानी के साथ गर्म करते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि सारा का सारा क्लोरोफिल रिमूव हो जाए, ताकि वो आयोडीन डालते वक्त रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। अब बच्चों ये जो लीफ है किस कलर का हो जाएगा बच्चों, इससे निकलने के बाद व्हाइट कलर का हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा क्लोरोफिल इससे रिमूव कर दिया गया। अब इसके ऊपर किसकी ड्रॉप डाली जाएगी बच्चों, यस, किसकी ड्रॉप, आयोडीन। जैसे आप आयोडीन की ड्रॉप डालेंगे तो आप महसूस करें बच्चों कि यहाँ पर आपको ब्लू ब्लैक कलर नजर आएगा, इस हिस्से में आपको कोई ब्लू ब्लैक नजर नहीं आएगा। ये हिस्सा इसके अंदर डिप था और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं था। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है बच्चों
कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। तो हमने इस पूरी प्रोसेस में, इन 3 एक्सपेरिमेंट में क्या सीखा कि हमारे पास 4 चीज़ें ज़रूरी हैं बच्चों, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल। इसमें 3 एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टार्च कैसे रिमूव होता है, क्लोरोफिल कैसे रिमूव होता है, स्टार्च कैसे टेस्ट होता है, एक्वस केज का क्या काम है, डार्क रूम में क्यों रखा जाता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो इससे बन सकते हैं बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर को और आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। तो चले स्टूडेंट्स, सही बच्चे ध्यान देंगे। 3 एक्सपेरिमेंट होने के बाद, 3 एक्सपेरिमेंट जानने के बाद कि हमें अपने प्लांट के लिए, प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल की ज़रूरत है। अब हम पहुंच चुके हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे, कि ये फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में कहाँ होता है। 9th क्लास में पढ़ा है किचन ऑफ दिस सेल क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। किचन ऑफ दिस सेल क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं क्योंकि यही वो क्लोरोप्लास्ट है जहाँ पे आपका खाना बनता है प्लांट्स का। तो प्लांट जो अपना फूड बना पाते हैं बच्चों, वो बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। आज इसी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले अपर लेयर होती है एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होता है स्किन बच्चों, एपिडर्मिस मतलब स्किन, ये हमारी स्किन है, तो ये एपिडर्मल स्किन है। क्या ये एपिडर्मल? वैसे बच्चों पत्ते के ऊपर भी एक अपर एपिडर्मिस होता है और एक नीचे की तरफ होता है लोअर एपिडर्मिस। ऊपर क्या होता है? अपर एपिडर्मिस, नीचे होता है लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस पे एक वैक्सी सा लेयर होता है बच्चों, क्यूटिकल का लेयर। किसका लेयर? क्यूटिकल का लेयर। ये क्यूटिकल का लेयर क्यों है और क्या काम है बच्चों? क्यूटिकल का जो लेयर है, इसका मेन काम होता है कि जब सन की लाइट इस पे गिरे, तो अगर ये क्यूटिकल की लेयर नहीं हुई तो सारा का सारा पानी इवेपोरेट होता रहेगा, सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और बहुत हाई स्पीड से होगा। तो कहीं पानी का लॉस ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए वहाँ क्यूटिकल की लेयर होती है टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। क्यूटिकल का काम क्या हो बच्चों? टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, कहीं एक्सेस पानी का लॉस ना हो जाए, इस चीज़ से बचा के रखता है। कौन? क्यूटिकल का लेयर। पाया तो नीचे भी जाता है पर उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि नीचे तो फिर भी बचा रहेगा ना बच्चों। अपर स्किन जो है उसकी कहीं डैमेज ना हो जाए, वहाँ सारा सारा पानी इवेपोरेट ना हो जाए, इस चीज़ के लिए होती है क्यूटिकल की लेयर। तो अपर एपिडर्मिस, अपर स्किन, लोअर एपिडर्मिस, नीचे वाली स्किन। इसके बीच के लेयर को कहते हैं मीजोफिल। क्या कहते हैं? मीजोफिल। कोई पूछे व्हाट इज मीजोफिल, तो आपको आंसर देना है कि मीजोफिल होता है बच्चों अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का स्पेस। पर मीजोफिल में भी 2 पार्ट, एक है आपका पैलिसेड और एक है स्पॉन्जी। एक है पैलिसेड, एक है स्पॉन्जी। पैलिसेड लेयर को देखोगे तो उसके सेल बिल्कुल चिपके हुए, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए। देखिए बच्चों स्पंजी, स्पॉन्जी, स्पंज क्यों होता है स्पंजी इतना? क्योंकि बीच में क्या होता है? एयर स्पेस। क्या होता है? एयर स्पेस, स्पंजी होता है वो। तो बच्चों यहां देखिए, यहां भी खाली खाली स्पेस पड़ा है। एयर कैविटीज यहां प्रेजेंट है, एयर सैक्स कह लो या एयर कैविटीज कह लो, जो यहां पे प्रेजेंट है। इसी वजह से इस लेयर का नाम क्या है? स्पॉन्जी लेयर। क्या बच्चों? स्पॉन्जी लेयर। इस पैलिसेड में आप ऐसे सर्कल देख रहे हैं छोटे छोटे से बच्चे, छोटे छोटे सर्कल, क्लोरोप्लास्ट है। क्या है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट यहीं तो पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट यहीं तो पाया जा रहा है बच्चों। ये लीफ का एनाटॉमी है, लीफ का एनाटॉमी है। जो पत्ता हमारे पास होता है, उस पत्ते के ऊपर की लेयर कौन सी है? अपर एपिडर्मिस। नीचे कौन सी है? लोअर एपिडर्मिस। ऊपर वाली स्किन के ऊपर एक और लेयर कौन सी होती है? क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या करता है? लॉस ऑफ वाटर को रोकता है। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस के बीच के जगह को क्या बोलते हैं? मीजोफिल। मीजोफिल में कितनी लेयर्स हैं? 2, पैलिसेड और स्पॉन्जी। एयर कैविटीज कहाँ पाई जाती हैं? स्पॉन्जी में। और बच्चों यहाँ पर आपका खाना बन जाता है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, यहाँ से ये होता है स्टोमा, स्टोमेटा प्लूरल होता है, स्टोमा सिंगुलर, स्टोमा। क्या बच्चों? ये स्टोमा। स्टोमा को रोकने वाले इधर होते हैं गार्ड सेल्स।
जैसे आपकी कॉलोनी के बाहर होते हैं ना गार्ड, कहते हैं भाई तू एंटर करेगा नहीं करेगा, ये कंट्रोल करते हैं। वैसे बच्चों गार्ड सेल स्टोमा को कंट्रोल करते हैं कि यहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाने देना है या नहीं जाने देना है, कितने अमाउंट में जाने देना है, किस चीज़ को जाने देना है, ये सब चीज़ें कंट्रोल कौन करता है बच्चों? स्टोमा। तो अगर आपसे कोई पूछे लीफ की एनाटॉमी तो आप क्या क्या बताएंगे? सबसे पहले बताएंगे इसकी अपर लेयर, अपर एपिडर्मिस, नीचे वाला, बीच वाला क्या? मीजोफिल। मीजोफिल में ये स्पॉन्जी दिख रहा है, स्पंज स्पंज दिख रहा है, स्पंज, इसको क्या बोलेंगे? स्पॉन्जी लेयर। यहाँ क्या होगा? पैलिसेड लेयर। इनमें इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? क्लोरोप्लास्ट। क्या पाए जाएंगे? क्लोरोप्लास्ट। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? पैलिसेड लेयर में। कहाँ पाए जाते हैं? पैलिसेड लेयर में। पैलिसेड लेयर कहाँ है? लीफ के अंदर। डाउट बच्चों, एक लीफ के एनाटॉमी में क्या बताओगे? अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच में क्या है आपका? मीजोफिल। मीजोफिल कितनी लेयर्स? 2। एक कौन सी है? एक कौन सी है? पैलिसेड। नीचे कौन सी है? स्पॉन्जी के नीचे एक छोटी सी कैविटी होती है, खाली जगह, खाली सी जगह, इसको एयर कैविटीज कह लो। और यहाँ पर एक छोटा सा बच्चों एक पोर, 10 पोर को क्या बोलते हैं? स्टोमा। स्टोमा को कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल। कौन करता है? गार्ड सेल। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच में क्या? मीजोफिल। कितनी लेयर्स? ऊपर वाला, नीचे वाला, स्पॉन्जी लेयर। स्पॉन्जी लेयर, इसको स्पॉन्जी क्यों बोलते हैं? एयर कैविटीज होती है इसके अंदर। एयर को कौन कंट्रोल करता है? स्टोमा। स्टोमा कौन कंट्रोल करता है? आई थिंक आप लोगों को ये चीज पूरे अच्छे से क्लियर होगा कि हमारा जो लीफ है बच्चों उसका एनाटॉमी कैसा होता है, कहां पे कौन सी लेयर पाई जाती है। तो चले बच्चों अब शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इन एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है बच्चों? एनिमल के अंदर जो न्यूट्रिशन पाया जाता है, जो न्यूट्रिशन इनटेक ऑफ फूड होता है, वो 3 तरीके के प्रोसेस से होता है। और 3 तरीके के एनिमल डिवाइड कर दिए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या खाते हैं। प्लांट खाते हैं तो हर्बीवोरस, मीट खाते हैं किसी और एनिमल को खाते हैं तो दे आर कार्निवोरस, और ह्यूमन जैसे ओमनीवोरस में आता है क्योंकि वो दोनों चीज़ें करता है बच्चों। वो प्लांट ईटर भी होता है और मीट ईटर भी होता है, इसलिए हम उसको किस कैटेगरी में डालेंगे बच्चों? ओमनीवोरस। तो जो 3 तरीके के आप लोग के एनिमल्स को डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन कि वो अपने न्यूट्रिशन को किस तरीके से गेट कर रहे हैं, प्लांट से, एनिमल से या दोनों से। अब बच्चों एनिमल चाहे कैसी भी न्यूट्रिशन गेन कर रहा हो, कैसी भी न्यूट्रिशन, उसकी न्यूट्रिशन में ये 5 प्रोसेस जरूरी है। सबसे पहले इंगेशन। इंगेशन मतलब फूड को इनटेक कर, फूड को बॉडी के अंदर डालना, दैट इज कॉल्ड इंगेशन। दूसरा होता है उस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, डाइजेस्ट कर देना, डाइजेशन। तीसरा उसको हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कराना, ब्लड के पास भेजना, एब्जॉर्प्शन। चौथा उस फूड को यूटिलाइज करना, एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइज करना, हमारी बॉडी के सेल डैमेज हो गए हैं उसको रिपेयर करना, या कोई सेल डिवाइड हो रहा है उसमें यूटिलाइज करना। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को यूटिलाइज करना, उस ग्लूकोज को या उस फूड को यूटिलाइज करना। एंड लास्ट है बच्चों इगेशन, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर भेजा जाता है। तो ये 5 स्टेप हर एनिमल की बॉडी में होती हैं, चाहे वो एक छोटा सा अमीबा हो या बड़ा सा ह्यूमन बीइंग हो। ये 5 स्टेप है। सबसे पहले फूड को इनटेक करेगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, यूटिलाइज करेगा और फिर वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर फेंक देगा। जैसे कि बच्चों पहला स्टेप देखिए, अमीबा अपने फूड के पास जा रहा है यूजिंग देयर सीडोपोडिया, और उसने फूड को अपनी बॉडी के अंदर डाल लिया है, इंगेशन हो गया है। और इंगेशन वो किसके अंदर कर देता है? फूड वैक्यूल्स के अंदर। किसके अंदर बच्चों? फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स में अमीबा के बहुत अलग अलग तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो इस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर अगले डायग्राम में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ शो किए हुए हैं, मतलब डाइजेशन हो गया बच्चों। पहले उसने इंगेशन किया, इंगेशन करके फूड वैक्यूल में डाला, फूड वैक्यूल उसको डाइजेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है? इसको
एब्जॉर्ब। तो आप देखिए मैंने बाहर की तरफ आउटवर्ड इसको शो किया है कि चारों तरफ एब्जॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन, यूटिलाइज करेगा। अमीबा ने अपने साइज को ग्रो कर लिया, इसका उसने यूटिलाइज कर लिया और फाइनली जो भी वेस्ट था वो यहां से बाहर फेंक दिया गया। तो बच्चों 5 स्टेप हर एनिमल्स में होंगे, चाहे वो किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन कर रहा हो, चाहे वो हर्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो या ओमनीवोरस हो बच्चों, उसको 5 स्टेप्स करने पड़ेंगे। पहला क्या होगा, फूड को इनटेक करना, फूड को ब्रेक डाउन करना, उसको एब्जॉर्ब करना, उसको यूटिलाइज करना और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर। आई थिंक आप सबको क्लियर होगा, जिसमें से ये जो डायग्राम अमीबा का बना हुआ है ये आपके एनसीईआरटी में भी है बच्चों, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हाउ अमीबा ऑब्टेन देयर फूड। इसे कुछ प्रोसेस के नाम है, फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, जिसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे बच्चों। आई थिंक आप लोगों को आज की क्लास में कराया गया हर टॉपिक क्लियर, ठीक है।